हेलो स्टूडेंट्स। हम अपना जो चैप्टर है सेल डिवीजन एंड सेल स्ट्रक्चर उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसके हमने जो सेल डिवीजन का बेसिक है वो पढ़ लिया था। इसके साथ में ही जो अलग अलग फेज है वो हम डिस्कस कर रहे थे। पहले हमने इंटरफेज की डिटेल्स पढ़ी थी और उसके बाद फिर हम जो माइटोसिस फेज है, एम फेज जिसको हम बोलते हैं, उसकी डिटेल्स हम डिस्कस कर रहे थे। तो माइटोसिस के दो फेज है वो हमने पढ़ लिए थे, प्रोफेज एंड मेटाफेज। प्रोफेज एंड मेटाफेज हमने ये दोनों डिस्कस कर लिए थे कि भाई प्रोफेज के अंदर जो अ, हमारा क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन मटेरियल है, उसका कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड मेटाफेज के अंदर जो क्रोमेटिड्स है वो एक पर्टिकुलर अलाइन में सेट हो जाते हैं, इस टाइप से। तो ये सारी चीजें हमने पूरी की पूरी डिटेल हमने डिस्कस कर ली थी। आगे अभी दो फेज और बच गए हैं माइटोसिस के, एनाफेज एंड टेलोफेज। इसके साथ ही कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं सेल डिवीजन में कि हर एक फेज के बाद जो सेल है वो पूरी तरह प्रिपेयर हुई है कि नहीं हुई है नेक्स्ट फेज में ट्रांसफर करने के लिए। तो उन चेक पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो ये दो फेज बचे हुए हैं, एनाफेज एंड टेलोफेज, इनकी डिटेल्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एनाफेज से। तो जो एनाफेज है उसमें जो क्रोमेटिड्स है वो क्या होंगे, जो पोल्स है उनकी तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे लास्ट फेज में हमने पढ़ा था, जो मेटाफेज था, कि एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में ये सारे के सारे जो हमारे क्रोमेटिड्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे सेट हो चुके हैं। ठीक है, क्रोमेटिड्स सेट हो चुके हैं। इसके बाद ये क्या करेंगे, ये धीरे धीरे एनाफेज के अंदर जाने के बाद ये क्रोमेटिड्स पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे। ये देखिए, ये पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर गए। जो सेंट्रोजोम है वो भी किधर, पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर चुका है। एनाफेज फर्स्ट है, उसके अंदर ये मूव करना स्टार्ट कर गए हैं। साथ में ही जो हमारे क्रोमेटिड्स थे ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, एक सेंट्रोमियर के साथ जुड़े हुए। ये देखिए, ये एक दूसरे के साथ एक सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। और अब यहाँ पे इनका भी सेपरेशन हो जाएगा, ये भी स्प्लिट आउट हो जाएंगे। और जो सेंट्रोमियर है वो डिवाइड हो जाएगा, क्रोमेटिड्स है वो अपोजिट पोल्स पे मूव कर जाएंगे। ये एक क्रोमेटिड था, एक सेंट्रोमियर से जुड़े हुए थे, लेकिन ये दोनों के दोनों दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो चुके हैं। सेंट्रोमियर भी डिवाइड हो गया और क्रोमेटिड्स है वो भी डिवाइड हो गए। तो एनाफेज के अंदर यही होगा कि क्रोमेटिड्स है वो पोल की तरफ मूव कर जाएंगे। साथ में जो क्रोमेटिड्स है, एक सेंट्रोमियर से दो क्रोमेटिड्स अटैच थे वो भी स्प्लिट आउट हो जाएंगे, अलग अलग डॉटर क्रोमेटिड्स की फॉर्मेशन कर लेंगे। स्पिंडल फाइबर है वो शॉर्ट हो जाता है, डॉटर क्रोमोसोम्स है वो माइग्रेट कर जाएंगे अपोजिट पोल्स की तरफ। और जो एनाफेज है वो एंड में जो क्रोमोसोम है वो पोल के पास पहुंच जाएंगे। एनाफेज के लास्ट में जो क्रोमोसोम थे वो पोल के पास पहुंच जाते हैं। तो एक बार इसके नोट्स देखते हैं। दिस इज द फेज वेयर क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स द पोल। जो क्रोमोसोम है, क्रोमेटिड्स से सॉरी, वो पोल की तरफ मूव कर चुके हैं। सेंट्रोमियर विच होल्ड्स द टू क्रोमेटिड्स टुगेदर स्प्लिट्स। जो सेंट्रोमियर है जो कि दो क्रोमेटिड्स को अपने साथ जोड़ रहा था, वो दोनों के दोनों क्रोमेटिड्स हैं वो स्प्लिट आउट हो जाएंगे, दोनों टूट जाएंगे। और उनके साथ ही सेंट्रोमियर है वो भी स्प्लिट हो जाएगा, वो भी डिवाइड हो जाता है। एंड द सेपरेटेड डॉटर क्रोमेटिड्स की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है। स्पिंडल फाइबर नाउ शॉर्टन, स्पिंडल फाइबर है वो शॉर्ट हो जाएगा। एंड डॉटर क्रोमोसोम माइग्रेट टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। और जो डॉटर क्रोमोसोम है, देखो जब ये क्रोमेटिड्स हैं ये जब टूट चुके हैं अलग अलग सेंट्रोमियर के साथ, मतलब पहले एक सेंट्रोमियर से ये अटैच थे। ठीक है, एक सेंट्रोमियर के साथ ये अटैच थे। तो अब क्या हुआ, इस फेज के अंदर सेंट्रोमियर भी डिवाइड हो गया और ये जो क्रोमेटिड्स है ये भी डिवाइड हो गए, ये अलग हो गया, ये वाला पोर्शन अलग हो गया, ये वाला पोर्शन अलग हो गया। तो अब यहाँ पे जब ये क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग हो चुके हैं तो अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इनको क्रोमोसोम बोलेंगे। जब सेंट्रोमियर भी डिवाइड हो चुका है, क्रोमेटिड्स भी डिवाइड हो चुके हैं, तो उस फेज में क्रोमेटिड्स को हम क्या बोलना स्टार्ट कर देंगे, क्रोमोसोम बोलना स्टार्ट कर देंगे।
तो जो डॉटर क्रोमोसोम है वो माइग्रेट कर जाएँगे अपोजिट पोल्स पे और एनाफेज के एंड में जो क्रोमोसोम है वो कहाँ पर पहुँच चुके हैं पोल्स के पास। ये देखिए ये पूरी प्रोसेस स्टार्टिंग में जो सेंट्रोसोम है वो पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है और जो स्पिंडल फाइबर्स है उनकी भी शॉर्टनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। एनाफेज फर्स्ट के अंदर क्या होगा कि सेंट्रोमियर है और क्रोमैटिड्स है उनका डिवाइडेशन धीरे-धीरे ये अलाइनमेंट से अलग होना स्टार्ट हो जाएँगे। पहले एक इक्वेटर लाइन पे जो इनका अलाइनमेंट बना हुआ था उससे धीरे-धीरे अलग होना स्टार्ट हो जाएँगे, पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएँगे और एनाफेज सेकंड के अंदर क्या होगा कि ये सेंट्रोमियर भी स्प्लिट हो गया, क्रोमैटिड्स भी स्प्लिट हो गए और क्रोमैटिड्स जो स्प्लिट हो चुके हैं उनको हम बोलेंगे क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम कहाँ पर पहुँच चुके हैं, पोल्स के ऊपर पहुँच चुके हैं। एट द एंड ऑफ एनाफेज क्रोमोसोम्स है वो कहाँ पहुँच चुके हैं, वो पहुँच चुके हैं जो पोल्स है वहाँ पे। तो ये हो गया एनाफेज के एनाफेज में क्या हुआ एक इक्वेटर अलाइनमेंट से क्रोमैटिड्स है और सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट आउट होके पोल्स के पास पहुँच चुके हैं। स्पिंडल फाइबर था, उसका साइज़ भी कम हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं टेलोफेज। टेलोफेज है ये एंड है इस स्टेज का लास्ट स्टेज है माइटोसिस की। एम फेज की जो लास्ट स्टेज होती है वो होती है टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर है वो डिसअपीयर हो जाएँगे। जो क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन हुआ था प्रोफेज के अंदर, प्रोफेज में जो जेनेटिक मटेरियल फ्रीली मूव कर रहा था उनका कंडेंसेशन हुआ था। लेकिन अब टेलोफेज में इसका अपोजिट होगा, जो कंडेंसेशन हुआ था वो डीकंडेंसेशन होगा, क्रोमोसोम्स है वो डीकंडेंसेशन होगा। पहले जैसे वो फ्रीली मूव कर रहे थे, सेम उसी टाइप से दोबारा से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे प्रोफेज के अंदर क्या हुआ था कि जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स थे, वो हमें दिखाई देने बंद हो गए थे। लेकिन टेलोफेज में फिर से जो सेल ऑर्गेनल है, ईआर है, गोल्गी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे अपीयर होना स्टार्ट हो जाएँगे और न्यूक्लियर एनवेलप का भी जो असेंबल है वो जो फॉर्मेशन होनी है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। तो जो टेलोफेज है ये प्रोफेज के बिल्कुल अपोजिट होगा। अपोजिट कैसे? कि वहाँ पे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हुआ था लेकिन यहाँ पे डीकंडेंसेशन हो रहा है। वहाँ पे जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स थे उनका वो डिसअपीयर हो गए थे। लेकिन यहाँ पे टेलोफेज के अंदर जो सेल ऑर्गेनल है वो दोबारा से रीअपीयर हो जाएँगे। प्रोफेज के अंदर जो हमारी न्यूक्लियर एनवेलप है वो धीरे-धीरे डिसइंटीग्रेट हो गया था। लेकिन टेलोफेज के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप वो दोबारा से असेंबल हो जाएगा जो हमारा क्रोमैटिन क्लस्टर बना है उसके चारों तरफ। ये देखिए यहाँ पे एंड में क्रोमोसोम्स आ चुके हैं और सेंट्रोम जो है उसके साथ ही सेंट्रोसोम के साथ ये अटैच है। यहाँ पे क्या होगा धीरे-धीरे जो न्यूक्लियर एनवेलप है इसकी फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो रही है, साथ में जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है उसकी भी फॉर्मेशन हो रही है क्योंकि यहाँ से फिर जो सेल है उसको डिवाइड होना है। कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग है वही सेल को डिवाइडेशन में हेल्प करेगी। तो टेलोफेज में क्या होगा क्रोमोसोम रीच देयर पोल्स क्रोमोसोम है वो पोल पे पहुंच चुके हैं माइटोटिक स्पिंडल डिसअपीयर और जो स्पिंडल्स थे स्पिंडल फाइबर्स वो यहाँ पे डिसअपीयर हो जाएंगे डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है उनका डीकंडेंसेशन होगा वो सेपरेटली मूव करना स्टार्ट कर देंगे रीअपीयरेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडीज एटसेट्रा जितने भी सेल ऑर्गेनल थे वो दोबारा से रीअपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल अराउंड द क्रोमेटिन क्लस्टर और जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो भी हमारे क्रोमेटिन क्लस्टर के चारों तरफ असेंबल करना स्टार्ट हो जाएगा उसकी फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी ये टेलोफेज की स्टेज यहाँ पे शो कर रखी है ये हो गया हमारा जो एम फेज था उसके बारे में एम फेज के 4 स्टेजेस थी प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टेलोफेज प्रोफेज में क्या हुआ था कि भाई डीएनए का कंडेंसेशन हुआ था न्यूक्लियर एनवेलप का डिसइंटीग्रेशन हुआ था फिर हमारा जो मेटाफेज था उसमें जो हमारे क्रोमेटिड्स थे वो एक इक्वेटर लाइन के ऊपर अलाइन हो गए थे उनका अलाइनमेंट हो गया था वहां पे देन जो एनाफेज थी उस एनाफेज के अंदर क्या होगा एनाफेज के अंदर जो सारे के सारे हमारे क्रोमेटिड्स था और जो सेंट्रोमियर है उनके बीच में स्प्लिट आउट होगा वो एक दूसरे से अलग होंगे और पोल्स की तरफ मूव कर जाएंगे और टेलोफेज में जो क्रोमोसोम है वो
पोल्स पे आ चुके हैं, दोबारा से डिकंडेंसेशन होगा क्रोमोसोम का, दोबारा से जो सारे के सारे सेल ऑर्गेनल थे वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, न्यूक्लियर एनवेलप की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी के साथ जो हमारा एम फेज था वो होता है फिनिश। हमने जो सेल डिवीजन का इंटरफेज एंड एम फेज दोनों इसमें पूरा कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे हमने यही स्टेजेस है वो सारी की सारी पढ़ी थी। पहले जो इंटरफ़ेज़ का पार्ट था G1, एस फ़ेज़ एंड G2 फ़ेज़ कि भई G1 फ़ेज़ में क्या होगा, G1 में जो सेल ऑर्गेनल्स थे उनकी डबलिंग हो रही थी। एस फ़ेज़ के अंदर जो डीएनए मटेरियल था वो डबल हो रहा था और G2 में दोबारा से प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी। देन फिर एम फ़ेज़ में जा रहे थे। एम फ़ेज़ के सारे स्टेजेस हमने डिस्कस कर लिए। 4 स्टेजेस है वो पूरी डिटेल में हमने पढ़ लिए। इसके बाद जब एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जब सेल आगे प्रोसेस चल रही है उसकी, आगे डिवीज़न हो रहा है, तो उस हर एक स्टेज के ऊपर कुछ चेक पॉइंट्स हैं कि सेल के अंदर कोई एरर तो नहीं आ गया है, कोई प्रॉब्लम तो कोई डैमेज कोज़ तो नहीं हो गया है। तो उन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए कुछ चेक पॉइंट्स बनाए हुए हैं। तो जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं, उन पे चेक पॉइंट्स हैं, उनके बारे में अब हमें पढ़ना है। There are different check mechanism in the cell cycle which regulates the cell division। अलग-अलग चेक पॉइंट्स बने हुए हैं जो सेल डिवीजन को रेगुलेट करते हैं, साइकिल को चेक करते रहेंगे कहीं डीएनए डैमेज नहीं हो गया, कहीं इतने सेल की एफिशिएंसी तो कम नहीं हो गई है डिवीजन की, तो वो सारी चीजें वो चेक करते रहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जीवन चेक पॉइंट। जीवन चेक पॉइंट है ये कहाँ पे होगा, जीवन फेज और एस फेज के बीच में। जो इंटरफेज का जीवन फेज था और एस फेज है उसके बीच में क्या प्रेजेंट रहेगा, जीवन चेक पॉइंट। जीवन चेक पॉइंट है वो क्या चेक करेगा कि जो सेल है उसका डीएनए डैमेज तो नहीं हो रखा या फिर उसमें मतलब ऐसे कोई एरर तो नहीं है कि डीएनए एस फेज में जाके रेप्लिकेट ही ना कर पाए, जो उसके अमाउंट है उसको डबल ना कर पाए, या फिर बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से तो कोई डैमेज नहीं हो सकता है। तो इन सारी चीजों को कौन चेक करता है, जी1 चेक पॉइंट। इन बिटवीन द G1 एंड S फेज कहाँ प्रेजेंट है, G1 और S फेज के बीच में। इट चेक द डैमेज ऑफ डीएनए एंड रेप्लिकेशन एरर। ये क्या चेक करेगा, डीएनए के अंदर कोई डैमेज है या नहीं है, रेप्लिकेशन में कोई एरर आ सकता है या नहीं आ सकता है। At the G1 checkpoint, cell checks the external and internal condition of the division for the division sorry। तो इसके साथ ही जीवन चेक पॉइंट ये चेक करेगा कि इंटरनली कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या सेल डिवीजन में, या फिर एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ये सारी की सारी चीजें जीवन चेक पॉइंट है वो चेक करता है। फिर है G2 चेक पॉइंट। G2 चेक पॉइंट में क्या होगा, G2 चेक पॉइंट में ये कहाँ से किस-किस के बीच में है, G2 एंड M। जो G2 और M फेज है उसके बीच में ये प्रेजेंट है। तो ये क्या चेक करेगा, S फेज से जो डीएनए आया है, जो S फेज से डीएनए आया है वो कहीं उस डीएनए के अंदर कोई एरर तो नहीं है, या फिर उस जो सेल डिवीजन चल रहा है वो स्मूथली चल रहा है, डीएनए है वो अनडैमेज तो है, उसके अंदर कोई डैमेज तो नहीं हो गया। अगर डैमेज हो गया होगा तो आगे सेल साइकिल है वो आगे की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं कर पाएगी। अगर कोई डैमेज है या कोई एरर है डीएनए के अंदर तो उसको वहीं पे वो पॉज़ कर देता है, उसको रिपेयर करेगा और फिर आगे उसको पूरी प्रोसेस करने के लिए रेगुलेट करेगा। तो G2 चेक पॉइंट है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, G2 फेज और M फेज के बीच में प्रेजेंट होगा। दिस चेक पॉइंट मेक श्योर सेल डिवीजन गोज़ स्मूथली। ये चेक करेगा कि सेल डिवीजन है वो स्मूथली चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एंड द प्रोड्यूस हेल्दी डॉटर सेल्स। और जो डॉटर सेल्स बनेंगी वो भी हेल्दी बनेंगी या नहीं। अगर हेल्दी डॉटर सेल्स नहीं बनेगी, डीएनए है वो डैमेज हो रखा है, तो फिर आगे की प्रोसेस चलेगी नहीं, एम फेज वाली जो प्रोसेस है वो नहीं रेगुलेट होगी। तो हेल्दी डॉटर सेल्स है वो विद अनडैमेज डीएनए, अनडैमेज डीएनए के साथ हेल्दी डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है कि नहीं हो रही, ये भी G2 चेक पॉइंट है वो चेक करता है। इफ एनी एरर और डैमेज डिटेक्टेड, सेल विल pause at G2 check point and allow for the repair। अगर कोई एरर मिलता है या कोई डैमेज वहां पे पाया जाता है तो वहां पे सेल को पॉज कर दिया जाता है G2 चेक पॉइंट पे, और फिर उसको रिपेयर की प्रोसेस चलती है। जो भी एरर है उसको सही किया जाएगा, उसको रिपेयर किया जाएगा और उसके बाद फिर आगे साइकिल को रेगुलेट किया जाता है। फिर उसके बाद आता है एम चेक पॉइंट। एम चेक पॉइंट है
ये जो माइटोसिस फेज चल रही है हमारी, उसके अंदर होगा। ये क्या चेक करता है? ये मेनली स्पिंडल जो चेकआउट है उसको देखता है कि क्रोमेटिड्स है वो स्पिंडल्स के साथ अच्छे से अटैच है या नहीं है। जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ सही से अटैच हो पाए या नहीं हो पाए। मान लो जब मेटाफेज के अंदर हमारा अलाइनमेंट होता है क्रोमोसोम्स का एक पर्टिकुलर लाइन में सारे के सारे हमारे जो क्रोमेटिड्स है वो अटैच होते हैं। अगर ये प्रॉपर्ली अटैच ना हो, तो ये प्रॉपर्ली सेपरेट भी नहीं होंगे। ये प्रॉपर्ली सेंट्रोमियर से यहाँ पे अटैच नहीं होंगे, तो ये फिर अच्छे से सेपरेट आउट भी नहीं होंगे, एक-दूसरे से अलग भी अच्छे से नहीं हो पाएँगे और अगर अलग अच्छे से नहीं हो पाए, कोई एरर आ गया इनके अंदर, जब स्प्लिटिंग हो रही है उस टाइम पे, तो फिर डॉटर सेल्स है, वो भी वो प्रोसेस है, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। जो डॉटर सेल्स बननी है, उनका जो डीएनए है, वो डैमेज मिलेगा, आगे की प्रोसेस कंप्लीटली नहीं चलेगी। तो एम चेक पॉइंट है, वो स्पिंडल चेक पॉइंट भी बोला जाता है उसको। ये अंश्योर करता है कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, वो करेक्टली अटैच है या नहीं है स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स से। इसके अलावा जो सेल साइकिल है उसको एक एंजाइम रेगुलेट करता है। पूरी सेल साइकिल जो चल रही है, हम बार-बार बात कर रहे थे G1 फेज में और G2 फेज में कि भई प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। तो वो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ काम आ रहा है? वो प्रोटीन सिंथेसिस जो एंजाइम फॉर्मेशन है उसमें काम आता है, वहीं पे वो काम करता है। और जो सेल साइकिल है उसको कौन रेगुलेट कर रहा है? उसको एक एंजाइम रेगुलेट कर रहा है जिसको हम बोलते हैं सीडीपीके, साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। ये जो एंजाइम है ये सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। इस एंजाइम को कौन एक्टिवेट करता है? तो इस एंजाइम को जो प्रोटीन काइनेज है वो रेगुलेट करता है यूकेरियोटिक सेल्स में। सेल साइकिल रेगुलेटेड बाय द एंजाइम कॉल्ड द साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। जो सेल साइकिल है उसको रेगुलेट कर रहे हैं सीडीपीके। सेल साइकिल सॉरी साइक्लिन्स आर प्रोटीन। साइक्लिन है वो क्या है? एक प्रोटीन है दैट एक्टिवेट द प्रोटीन काइनेज, जो कि काइनेज प्रोटीन को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा फॉर द रेगुलेशन ऑफ यूकेरियोटिक सेल साइकिल। जो यूकेरियोट्स के अंदर सेल साइकिल चल रही है, सेल डिवीजन प्रोसेस चल रही है, उसको रेगुलेट कर सके। तो एम फेज और इसके साथ ही जो एंजाइम का प्रोसेस था वो हमारा कंप्लीट हो गया। एम फेज है उसके अंदर सारी की सारी स्टेजेस पढ़ ली। इसके साथ ही जो सेल साइकिल रेगुलेशन प्रोसेस है कि कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या चेकआउट किया जा रहा है, कौन-कौन से एंजाइम काम कर रहे हैं, वो सारी डिटेल्स हमने डिस्कस कर ली है। इसके बाद बचता है हमारा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। साइटोकाइनेसिस अभी तक हमने जो सारी स्टेजेस पढ़ी है इसमें सिर्फ न्यूक्लियस का डिवाइडेशन हुआ है, जो जेनेटिक मटेरियल है उसका डिवाइडेशन हुआ है। डॉटर सेल्स जो हमारी बनेंगी, डॉटर सेल्स हैं, उनके अंदर सिर्फ जो जेनेटिक मटेरियल होगा, एक पेरेंट डॉटर सेल से जो सॉरी एक पेरेंट सेल से जो 2 डॉटर सेल्स बनेगी, उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा सिर्फ अभी तक उसी का डिवाइडेशन हुआ है। अभी आगे जाके जो सेल ऑर्गेनेल्स जो साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवाइडेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, उसका कैसे-कैसे वो डिवाइड होता है वो आगे की जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।